हो गया। चलिए आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक। इस चैप्टर के नाम का सीधा अर्थ है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं सब एक जैसे हैं। सब जैसे तुम लोग खुशी में रिएक्ट करता है वैसे ही अमेरिका वाला भी करता है। जैसे तुम लोग गम में रिएक्ट करता है वैसे ही अमेरिका वाला भी गम में रिएक्ट करता है। और बहुत सारा उदाहरण दे करके इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे संसार के सभी लोग एक है फिर भी लड़ रहे हैं। समझ आ रहा है? तो उसी को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ लेखक के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम उसको डिटेल समझेंगे। लेखक का नाम है गजानंद माधव मुक्तिबोध। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से किनका उपनाम मुक्तिबोध है। तो आपको बताना होगा गजानंद माधव। ठीक है, चलिए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में याद रखेंगे। 13 नवंबर 1917 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। निधन का बात करेंगे तो 11 सितंबर 1964 ईस्वी याद रखेंगे। लगभग आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा दिन इन्होंने नहीं जिया, लगभग 40 से 48-50 साल इन्होंने जीने का काम किया है। जन्म स्थान के बारे में याद रखेंगे, श्योपुर, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश। तो ये ग्वालियर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, याद रखेंगे। माता पिता के बारे में याद रखिए। माता पिता के बारे में यहाँ पर दिया गया है पार्वती बाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। ठीक है, तो इसी लिए आप देख सकते हैं इनके नाम में भी माधव लगा है, मुक्तिबोध इनके टाइटल होंगे। शिक्षा के बारे में बात करिए, क्योंकि इनके शिक्षा में बहुत ज्यादा उलटफेर देखने को मिला है। ठीक है, जहाँ हम लोग एक ही स्कूल से 8वां तक पढ़ लेते हैं, देखिए कहाँ कहाँ भटक के पढ़े हैं। और हम देखते हैं आजकल के कई सारे परिवार के लोग जो है वो अपने बच्चों के साथ भी ऐसे कर देते हैं। 2 साल इस स्कूल में, 2 साल इस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल वाले। इसमें अच्छा नहीं लगा तो इसमें निकाल के डाल दिया, इसमें अच्छा नहीं लगा तो इसमें निकाल के डाल दिया। इसका अच्छा पक्ष भी है और बुरा पक्ष भी है। अच्छा पक्ष यह है कि उसको अलग अलग स्कूल के बच्चों से, अलग अलग प्रकार के बच्चों से मिलने का मौका मिलता है तो अलग अलग चीज सीखता होगा। बुरा पक्ष यह है कि उसके जीवन में अस्थायीता आ जाता है, टीचर को लेकर, कंसेप्ट को लेकर। अब 1 साल यहाँ के टीचर से पढ़ा तो वहाँ का कंसेप्ट समझाने का कुछ अलग तरीका रहा होगा, सिस्टम अलग तरीका रहा होगा। फिर दूसरे इन्वायरमेंट में आपने उसको डाल दिया, दूसरे स्कूल में डाल दिया तो वहाँ पर सिस्टम अलग रहा होगा। तो उसको सिस्टम में समझने में 6-6 महीना गायब हो जा रहा है, तो बाकी के 6 महीना वो पढ़ पा रहा है। तो ये है। शिक्षा के बारे में यहाँ दिया गया कि उज्जैन, विदिशा, ठीक है, अमझरा, इसके बाद है सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा। इतने जगह पर घूम घूम करके समझ सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 5 तक इन्होंने पढ़ाई करने का काम किया। 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से, है ना, ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल। मिडिल परीक्षा जानते हैं, पहले 8वां में ही बोर्ड हुआ करता था, तो 8वां क्लास का ये बोर्ड एग्जाम क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। जैसे आप लोग का बिहार बोर्ड है तो इनका ग्वालियर बोर्ड के नाम से था। ठीक है ना, सब राज्य में अपना अपना होता है। तो ये मिडिल परीक्षा में तो 1930 में फेल कर गए, पुनः 1931 में सफलता प्राप्त। 1931 में फिर अगले साल क्या हो गए, पास हो गए। 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट, इंटर तो इन्होंने एक बार में ही निकाल लिया। 1937 में जो है इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल, लेकिन बीए में जाके फिर फेल कर गए। ठीक है, बीए में फेल करने के बाद क्या हुआ, पुनः 37 में फेल करते हैं, 1938 में सफलता प्राप्त, 1938 में पास हो गए। और 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए, हिंदी में इन्होंने एमए किया। बीए के बाद आप जानते हैं एमए होता है, तो पूछा कब किया, तो 1953 आप याद रखेंगे, नागपुर विश्वविद्यालय से। किस विषय में, हिंदी में इन्होंने एमए करने का काम किया था। अब जानेंगे वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है कि अपने जीवन में क्या क्या काम इन्होंने किया, पेशा व्यवसाय। ठीक है, 20 वर्ष की छोटी उम्र में, ठीक है, बरनगर मीडिया स्कूल में मास्टरी आरंभ। ये 20 वर्ष में ही जो है ना एक स्कूल में मास्टर का काम करना जो है शुरू कर देते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर बताया गया है कि सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस,
जबलपुर आदि स्थानों पर विभिन्न विभिन्न नौकरियां, मास्टर से वायुसेना में चले गए, ठीक है। पत्रकारिता से पार्टी तक जो है बहुत सारे काम इस अलग अलग स्थान पर इन्होंने करने का काम किया है। 1948 में नागपुर आए। नागपुर कब आए? तो 1948 में आए। नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में अक्टूबर 1948 से सितंबर 1965 तक रहे। तो ये सूचना विभाग में काम करने का काम किया पत्रकार के रूप में 1948 से 1965 तक। कहां पर? नागपुर में, ठीक है। फिर नागपुर में ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में अक्टूबर 1954 से यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्टूबर 1956 तक रहे थे। ये यहाँ भी काम कर चुके थे। रेडियो स्टेशन जो होता है हिंदी विभाग में इन्होंने काम किया था, क्योंकि हिंदी के ही लेखक थे। 1956 में ही नागपुर से निकलने वाले पत्र, नागपुर से एक पत्र प्रकाशित होता है जिससे आप पेपर कह सकते हैं साधारण भाषा में, जिसका नाम था नया खून का संपादन। तो पूछेगा कि नया खून का संपादन किसने किया है? तो नया खून का संपादन मुक्ति बोध के द्वारा किया गया है। 1958 में नया खून से मुक्त हो गए, मतलब छोड़ दिए वो काम। 1958 में इस पत्रिका का संपादन छोड़ दिए। अंततः 1958 में यहाँ पर लिखा गया है कि 1958 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानाध्यापक, यहाँ पर जाके प्रधानाध्यापक बन गए 1958 में। 64 में तो इसका मौत ही हो गया, 6 साल रहे होंगे वहां पर। तो ये था इनका। अभिरुचि के बारे में बात करें कि इनको किस चीज में मन लगता था, तो अध्ययन अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना इनको अच्छा लगता था। लेखन, पत्रकारिता, राजनीति की नियमित अनियमित व्यवस्था के बीच, राजनीति में नियमित अनियमित तो चलता ही रहता है, इसमें ये लिखने का भी काम करते थे, पत्रकारिता का भी काम इनको अच्छा लगता था, क्योंकि 20 वर्ष में ही देखिए पत्रकारिता स्कूल में टीचर बन गए थे ये। कृतियां बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूछता है सबसे ज्यादा कि ये किसका लिखा है, ये किसका लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया तार सप्तक के एक कवि, चांद का मुंह टेढ़ा, ये सब इनके रचना का नाम है। भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह का नाम है। इसके बाद है कि काठ का सपना, ठीक है। विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य है, कहानी इसमें बहुत सारा लिखा गया होगा। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार भी इनका रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, ठीक है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये सारे इनके रचना है। अगला इनका है जिसका नया संस्कार अब कुछ परिवर्तित रूप में, आखिर रचना क्यों, एक रचना का नाम आखिर रचना क्यों। अगला है कि नाम, इतने सारे नाम से जो है प्रसिद्ध, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये आलोचना है। तथा भारत इतिहास और संस्कृति, ये इतिहास से रिलेटेड बुक है इनका, ठीक है। मुक्तिबोध रचनावली भी इसकी किताब का नाम है, जो 6 खंडों में आता है। कितने खंड में? 6 खंड में। जैसे आपके हिंदी का बुक जो है ना, गद खंड, पद खंड 2 खंड में है ना, उसी तरह से मुक्तिबोध रचनावली पूछेगा कितने खंडों में है, तो बोलेंगे 6 खंडों में, ठीक है। नेमिन चंद्र जैन के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित, ये कहां से प्रकाशित होते? तो राजकमल प्रकाशन से इसको रिलीज किया गया था, सीधा आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये जितना अभी तक हमने पढ़ लिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो चीजें हैं वो कुछ इनके बारे में विशेष है, उनको आप याद नहीं भी रखिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम ही आएगा। तो फास्ट में सरसरी अंदाज में इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसका जन्म लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो 13 नवंबर 1917, और मृत्यु है 11 सितंबर 1964। 11 सितंबर 1964। अब चलिए आगे समझते हैं।
लिखा गया कि गजानन माधव मुक्ति बोध 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार हैं। तो ये क्या क्या है? कवि भी है, चिंतक भी है, आलोचक भी। आलोचक कौन कराते हैं? जो दूसरे का आलोचना करता है। आलोचना का क्या मतलब है? बुराई नहीं, दूसरा सामने वाला अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है वो दिखाना। इसके बाद कथाकार भी, यानी कि ये कहानी भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे। उनका जन्म, यहाँ पर लिखा, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, किंतु वे मराठी थे। जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ लेकिन वो मराठी थे। समझ सकते हैं, मराठी महाराष्ट्र का होगा, ठीक है। हिंदी साहित्य में उनका उदय प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में हुआ था। तो कैसे कवि थे? प्रयोगवादी कवि थे, ठीक है। अज्ञेय के द्वारा संपादित एक बुक है जिसका नाम है तार सप्तक के एक कवि के रूप में वे सामने आए थे, यानी कि तार सप्तक में भी इन्होंने लिखने का काम किया होगा। किंतु शीघ्र ही अपने कठिन जीवन तथा रचना संघर्ष के कारण उन्होंने अपना पथ अलग और स्वतंत्र कर लिया। ये अज्ञेय से अलग हो गए, वो अलग काम करते रहे, ये अलग काम करने लगे। वे अपने रचनात्मक जीवन में युग की दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं, इसके अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के संसर्ग में आए। तो इसमें दो विचारधारा था, एक तो था अस्तित्ववाद और दूसरा है मार्क्सवाद। अस्तित्ववाद क्या है? ये समझते हैं कि सभी चीजों का दुनिया में अस्तित्व है, सभी चीज टिक सकता है। दूसरा मार्क्सवाद क्या है? तो आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। तो जो भी व्यक्ति मार्क्स के विचारधारा को मानता है हम उसे कहते हैं मार्क्सवादी। जैसे जो गांधी जी के विचारधारा को मानेगा उसे कहते हैं गांधीवादी, कहते हैं ना। तो जो मार्क्स के विचारधारा को मानेगा उसे कहेंगे मार्क्सवादी। तो ये मार्क्सवादी टाइप लोग थे और विकट वैचारिक एवं संरचनात्मक संघर्षों की प्रक्रिया से गुजरते हुए एक है ना सच्चे मार्क्सवादी बनकर निखरे। यानी कि सच्चा मार्क्सवादी था, यानी कि मार्क्स का अच्छा तरीका से पालन करने वाला यह व्यक्ति आप मान सकते हैं। यह सच है कि कोई भी जागरूक है ना सत्यान्वेषी एवं जीवंत लेखक अपने समय की प्रमुख विचारधाराओं और भावनाओं से विलग या तटस्थ नहीं रह पाता। आप अगर लिखने का काम करते हैं तो आप किस माहौल में हैं, वहां पर कैसा स्थिति बना हुआ है, आप उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। आपके रचना में भी आपके समाज का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। और मुक्ति बोध भी इसके अपवाद नहीं थे। मुक्ति बोध के ऊपर भी इसका प्रभाव था, किंतु वे अपनी प्रकृति और संवेदना से ही अथक सत्यान्वेषी ज्ञान पिपासु का मतलब ज्ञान का प्यासा, ठीक है, तथा साहसी खोजी थे। साहसी खोजी मतलब होता है जो खोज करता है, खोज करने वाले, नए नए चीजों को खोज कर निकालने वाले लोग थे और ये साहस के साथ करते थे काम। उनकी प्रकृति और संवेदना ही उन्हें है ना उक्त विचारधाराओं के निकट ले गई थी। जिस विचारधारा को वो मानने वाले थे उनका जो संवेदना है वही ले गया था। उनमें बौद्धिक और नैतिक पराक्रम कूट कूट कर भरा हुआ था। कौन कौन पराक्रम? तो बौद्धिक और नैतिक। बौद्धिक जानते हैं, बुद्धि से वो बहुत ही अच्छे थे, और नैतिक जानते हैं, सही गलत का ज्ञान होना ही नैतिकता है, जिसमें क्या सही है क्या गलत है अगर आप में वो ज्ञान नहीं है तो मतलब आपके अंदर नैतिकता है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनके अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ था नैतिकता और बौद्धिकता, ठीक है। स्वभावतः इन विचार दर्शनों के आगे उन्होंने तुरंत घुटने नहीं टेक दिए, अपनी गर्दन नहीं डाल दी। उसने अपने प्रश्नों और आपत्तियों के साथ जो है अनवरत यानी कि लगातार संघर्ष किया और इस संघर्ष के बाद मार्क्सवाद को अपनी आस्था के रूप में उपार्जित किया। मार्क्सवाद को अपनी आस्था के रूप में उपार्जित किया का मतलब है कि मार्क्सवाद को पूरा तरीका से उन्होंने अपना लिया। जैसे आप लोग शिव का उपासना करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, इसी तरह से इन्होंने मार्क्सवादी में क्या रखा? आस्था रखने का काम किया। यही कारण है कि उनके साहित्य में कोई विचारधारा या दर्शन जो है नीरा अनुवादित नहीं लिखता। वह कवि के अपने विचार दर्शन
जिसका उसने ज्ञान, अनुभव और संवेदन के द्वारा अपने ढंग से विकास किया हो की तरह प्रतीत होता है। ऐसा लगता था कि इन्होंने अपने ढंग से इस चीजों को विकसित किया है, मार्क्सवादी के जो है ना विचारों को। अगला पैराग्राफ में लिखा गया है कि मुक्ति बोध के जीवन और साहित्य में कोई फांक नहीं दिखाई पड़ती। मतलब उनका जैसा जीवन था वैसा ही वो साहित्य भी लिखा करते थे। फांक नहीं दिखाई देने का मतलब कोई फर्क नहीं था, दोनों समान था। जैसा जीवन वैसा ही उनका साहित्य रचना भी। ठीक है, उनका जीवन और साहित्य दोनों अक्सर अक्स बर अक्स और एक दिखाई पड़ते थे। दोनों सेम टू सेम और एक ही दिखाई देते। जैसा जिंदगी वैसा रचना। स्वभावतः जीवन मूल्य और रचना मूल्य भी एक है। मुक्ति बोध ने अपने जीवन से ही रचना की कीमत चुकाई। अपने जीवन से रचना की कीमत चुकाने का मतलब है कि जैसा उनका जीवन होता था उस तरह का वो रचना करते थे। इस लिहाज से उनकी तुलना के लिए हिंदी में एक ही कवि है, निराला। तो एग्जाम में बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा कवि है जिससे हम मुक्ति बोध का तुलना कर सकते हैं, तो निराला। ठीक है ना, एक मात्र कवि है ऐसे। मुक्ति बोध निराला की तरह अपनी पीढ़ी के महान क्रांतिकारी कवि हैं। जैसे निराला क्रांतिकारी कवि थे वैसे ये भी क्रांतिकारी कवि हैं। क्रांतिकारी का मतलब ये देश आजादी में नहीं काम करे थे। ठीक है, क्रांतिकारी का मतलब है कि इन्होंने अपने रचना में क्रांति लाके दिखाया था। हरित क्रांति भी होता है ना, खेती के क्षेत्र में क्रांति, ये रचना के क्षेत्र में क्या लाए थे, क्रांति लाए थे। उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, डायरी, आलोचना और एक उपन्यास भी लिखा, किंतु ये सभी साहित्य रूप में विधाएं अपने परंपरागत ढांचों का अतिक्रमण करती हैं। आगे बोला, ये अतिक्रमण करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्थान छेक लेती है। ठीक, अतिक्रमण करने का मतलब दूसरों पर कब्जा जमा लेती, ऐसा इनका कहानी और रचना हुआ करता था। अतिक्रमण मुक्ति बोध के विलक्षण अनुभव और कथ्य के कारण हुआ। इनका लक्षण ऐसा था जिसके कारण ये दूसरे के क्षेत्र में भी विकसित हो पाए। उनका अध्ययन, पर्यवेक्षण, अनुभव, संवेदन और यथार्थ बोध असाधारण और अद्वितीय हैं। उनका जो लिखने, अनुभव, संवेदना, ये सब अद्वितीय का मतलब इसके जैसा किसी में नहीं देखने को मिलता था। वे यथार्थ की सुपरिचित चालू है ना सतह को अपनी प्रखर रचनात्मक अंतर्दृष्टि से भेद कर एक ऐसी समग्रता में पढ़ते हैं कि पाठक हतप्रभ रह जाता है। मतलब ऐसा रचना करते हैं अपने समग्र ज्ञान का उपयोग करके कि पाठक जो है, पाठक मतलब पढ़ने वाला, वो हतप्रभ रह जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा रचना भी किया जा सकता है। यही कारण है कि उनकी दृष्टि तथ्यों के वर्तमान तक ही सीमित न रहकर उनके अदृष्ट अतीत और अलक्ष्य भविष्य तक भी पहुंची हैं। ऐसा रचना इन्होंने किया, यही कारण है कि आज तक भविष्य में भी उनका चीज चल रहा है। जीवित स्थिति में तो लोगों का चीज चलता ही है, लेकिन आप जब मर जाते हैं उसके बाद भी अगर आपका चीज चल रहा है तो आप बहुत अच्छा काम करके गए हैं। जैसे गांधी जी का देख लो, कितना साल हो गया मरा हुआ, लेकिन उसको भी आज लोग उसको आज भी मानते हैं, उसकी बातों को अमल करते हैं। अब हम लोग कविता के बारे में जो चीज बातें दी गई है उसको समझेंगे। यहाँ उनकी एक अपेक्षाकृत आरंभिक दौर की ऐसी कविता दी जा रही है जो कथ्य और संप्रेषण की दृष्टि से कम जटिल और सुगम है। मतलब बहुत जटिल नहीं है, सुगम मतलब आसान है। इनके प्रारंभिक दौर का ही कविता है, जिस समय इन्होंने लिखना शुरुआत किया था उसी समय। उन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं। कहा जाता है कि मुक्ति बोध लंबा लंबा कविता लिखे हैं। यह कविता तुलनात्मक रूप से कम लंबी है, उतना ज्यादा लंबा नहीं है। इस कविता में कवि की दृष्टि और संवेदना जो है वैश्विक और सार्वभौमिक दिखाई पड़ती है। कवि जो दृष्टि रखे हैं, पूरे विश्व को ध्यान में रख करके इस कविता को लिखने का काम किए हैं। किसको ध्यान में रख करके, तो पूरे विश्व को ध्यान में रख करके, यानी कि पूरे विश्व के चीजों को दिखाया गया है इसमें। कवि पीड़ित और संघर्षशील। पीड़ित कौन है, जिसको सताया जा रहा है। संघर्षशील कौन है, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ठीक है, जनता का जो अपने
मानवोचित, ठीक है, अधिकारों के लिए कर्मरत है। जो उसका अधिकार है जनता का, वो पाने के लिए कर्मरत यानी कि काम कर रहे हैं। चित्र प्रस्तुत करता है, इस सभी चीजों का ही चित्र इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है। ऐसा नहीं कि भारत की जनता ही संघर्ष कर रही है, दुनिया के सभी देशों की जनता चाहती है कि हमें सारा सुविधा मिले, हमें सब चीज मिले। इस चीज को इसमें दिखाया गया है। और अपने कर्म और श्रम से न्याय, कर्म से और श्रम से, कर्म मतलब मेहनत होता है, काम होता है, श्रम मतलब ही वही मेहनत होता है। न्याय पाना चाहते हैं, शांति, बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारा, ठीक है, की दिशा में प्रयासरत हैं। सारे देशों की जनता न्याय पाना चाहती है, देश में शांति चाहती है, भाईचारा चाहते हैं। कभी इस जनता में एक, ठीक है, अंतर्वर्ती एकता देखता है। अंदर ही अंदर देखते हैं कि सारा जनता क्या है, एक है। और इस एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। ये जो एकता है उसको संघर्षकारी संकल्प बनाकर कवि जो है प्रेरणा देने का और उत्साह भरने का काम किए हैं। कविता का लाइन पढ़ेंगे, लेकिन पहले कविता को आप डिटेल में 5 मिनट में क्या करिए, समझिए कि क्या आखिर इसमें मुख्य रूप से बातें करी गई हैं। कविता नॉर्मल है, लेकिन चीजें बहुत डिटेल में जानिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। समझिए, संसार में रंग, रूप, आकृति, वेशभूषा तथा जाति, धर्म एवं स्थान की दृष्टि से अनेक प्रकार के लोग हैं, है कि नहीं। रंग रूप के आधार पर अलग है, आकृति के आधार पर कोई भुतवा है, कोई ग्रेट खल्ली है कि नहीं है। इसके बाद वेशभूषा अलग है सभी का, जाति, धर्म, स्थान के आधार पर सभी क्या है दुनिया में, अलग अलग है। मगर स्वभाव की दृष्टि से सब भीतर से एक हैं, लेकिन सभी अंदर के स्वभाव के दृष्टि से क्या है, एक है। सबका स्वभाव है कि हमें देश में न्याय मिले, हमें जो है सारा सुविधा मिलना चाहिए, देश में दुनिया में शांति हो, सबके अंदर ये स्वभाव होता है। आंतरिक एकता और आर्थिक सामाजिक विषमता के शिकार होने की दृष्टि से दुनिया के सारे लोग मुख्यतः दो कोटियों में आते हैं, यानी कि 2 प्रकार के हो जाते हैं। किस कारण से, तो आंतरिक एकता और आर्थिक सामाजिक विषमता। अंदर से तो एक है, लेकिन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विषम है। विषम मतलब अलग है। आर्थिक रूप से विषम होने का मतलब है कोई अमीर है, कोई गरीब है। सामाजिक रूप से भी विषम है। इसमें कोई, आप देखते हैं हमारे समाज में तो छोटे जाति बड़े जाति का प्रचलन है, हिंदू मुस्लिम का प्रचलन है। तो सामाजिक रूप से भी सब क्या है, अलग है, आर्थिक रूप से भी अलग है। कोटियों में आते हैं। कौन कौन सा कोटि हो सकता है, देखिए, शिक्षित और अशिक्षित, 2 प्रकार हुआ कि नहीं। एक हो गए शिक्षित जो पढ़ा लिखा वाला है, और एक हो गया अशिक्षित, मूर्ख और ज्ञानी। देखो, ऐसा नहीं कि जिसके पास शिक्षा होगा वो ज्ञानी होगा। मूर्ख ज्ञानी अलग बात है, और शिक्षा अशिक्षा क्या है, अलग बात है। कई लोग बिना शिक्षा का भी बहुत अच्छा ज्ञान वाले होते हैं। वो समझता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कई लोग जो है पढ़ाई लिखाई करके भी वो अशिक्षा वाला काम करता है। तो एक तो हो गए शिक्षित अशिक्षित, दूसरा हो गया मूर्ख ज्ञानी, शोषित शोषक। ये समझिए शोषित क्या है और शोषक क्या है। शोषित वह है जिसको सताया जा रहा है सरकार के द्वारा या किसी और लोगों के द्वारा, और शोषक वह है जो सता रहा है। समझ में आ रहा है। जैसे शोषक वह है जो सता रहा है। जैसे मान लीजिए कि अब बिहार, उत्तरी बिहार में प्रत्येक साल बाढ़ आ जा रहा है, तो इससे शोषण किसका हो रहा है, जनता का। और ये करने का काम कौन कर रहा है, सरकार। सरकार अगर एक बार क्या कर देगी, कहते हैं बांध बनवा देगी, तो बाढ़ नहीं आएगा। तो सीधी सीधी बात है कि शोषक वह है जो सताने का काम करता है, और शोषित वह है जो सताया जा रहा है, जिसको समस्या हो रही है। शासित और शासक। शासित कौन है, जिस पर शासन किया जा रहा है वो शासित है, और शासक कौन है, जो शासन चला रहा है वो कौन है, शासक है। ठीक है। आदि ये अलग अलग प्रकार के लोग हमारे समाज में इस तरह से देखने को मिलते हैं। कवि मुक्ति बोध की कल्पना है कि बाहरी विषमता से हटकर देखने पर दुनिया के सारे लोग
दो तरह के हैं, एक शासित, शोषित और पीड़ित, तथा दूसरे शासक और शोषक और पीड़क। मतलब एक तो वह है जिसको समस्या दिया जा रहा है और एक तो वह है जो समस्या दे रहा है। दो प्रकार के लोग हैं। इन लोगों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। आप देखते हैं कि नेताओं के प्रति जनता कई बार आवाज उठाते रहते, तो ये दोनों हमेशा संघर्ष करता रहता, लड़ता रहता है। अत्याचार, अन्याय आदि की दृष्टि से जो लोग पीड़ित हैं, उनका पक्ष लेकर इस कविता में बताया गया है कि दुनिया के तमाम लोगों का चेहरा एक है। दुनिया के सभी लोगों का चेहरा क्या है? एक है। कौन लोग? जिसको सताया जा रहा है। उनका स्वभाव एक है और वे एक ही प्रकार की समस्याओं से अपने अपने देश या समाज में संघर्ष कर रहे हैं। सभी दुनिया के जो जनता है वो एक ही प्रकार के समस्या के लिए सब चाहता है कि हमें न्याय मिले, समाज में जो है भाईचारा बढ़े। इस सब को लेकर के दुनिया के सारे लोग जो है ना संघर्ष कर रहे हैं। मुक्ति बोध कहते हैं कि चाहे किसी देश, प्रांत या शहर का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का चेहरा एक है। वो देश का हो, प्रांत का हो या कोई शहर ही क्यों ना हो, सबका चेहरा एक है। एशिया हो या यूरोप या अमेरिका के गलियों की धूप, सब जगह एक समान है। सब जगह पे सूर्य का धूप एक ही जैसा पड़ता है कि नहीं? इसका मतलब है सब जगह के लोग एक ही है। कष्ट, दुख और पीड़ा के कारण जो लोग पीड़ित हैं, उनके चेहरे पर इन कारणों से पड़ी झुर्रियां एक समान है। कष्ट, समस्या के कारण चेहरा पर जो झुर्रियां पड़ता, सभी में वो एक जैसा देखने को मिलता है। इसी तरह जहां लोग अपने शोषण और अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार में जोश से भरकर, मुट्ठी तान कर आवाज बुलंद कर रहे हैं, जहां पर लोगों को सताया जा रहा है, वहां के लोग जोश में आकर मुट्ठी तान कर और आवाज उठाने का काम करते हैं कि नहीं? तो सबके यहाँ पर बोला जा रहा है उनका लक्ष्य एक ही है। सबका लक्ष्य क्या है? कि हमें न्याय मिले। अन्याय, शोषण और अनाचार का प्रतिकार। वो चाहते हैं कि अन्याय न हो, शोषण न हो, अनाचार न हो। अनाचार मतलब गलत सलत कानून न लगाया जाए, इसका प्रतिकार करते हैं, उसको बहिष्कार करने का काम करते हैं। सारी पृथ्वी पर जो जनता है वह एक ही पक्ष में गोलबंद है। सबका एक ही पक्ष है, सब एक ही बात कह रहा है। उनमें न कोई विपक्ष है न प्रतिपक्ष। कारण सबकी समस्याएं, सबकी पीड़ा एक है। इनके एक होने का कारण क्या है? कि सबकी समस्या जो और सबकी जो पीड़ा है वो एक ही प्रकार का है। चाहे लाल हो या भयानक एक जलता हुआ सितारा है, जो एक विकराल लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है। वह इशारा है जनता को कुचल डालने का। जो शोषक लोग हैं वो चाहते हैं कि जनता को क्या कर दिया जाए? कुचल दिया जाए। उनके हक को मारकर उसे गुलाम बनाए रखने का चाहते हैं कि इसके हक को मार दिया जाए, उसको गुलाम बनाया जाए। उसे पीड़ित करने का मतलब उसको कष्ट, समस्या दिया जाए। यहाँ लाल या भयानक सितारा उताधारी या शोषक वर्ग का प्रतीक है। उताधारी यानी कि जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार चला रहे हैं और जो शोषण करने का काम करते हैं, वो है कौन? तो लाल सितारा और ये लाल या भयानक सितारा, ये उनको कहा गया है। और भयानक लक्ष्य से तात्पर्य जनता की आवाज को कुचल डालने का है। भयानक लक्ष्य का क्या मतलब है? कि जनता के लक्ष्य को क्या कर दिया जाए? कुचल दिया जाए। चाहे भारत की गंगा हो या रूस की है ना मीनाम, मिस्र की नील या अमेरिका की अमेजन, सभी नदियों में बहने वाला जल जनता की पीड़ा का गीत गाता बह रहा है। दुनिया के सभी देशों की नदी के बारे में कवि ने बोला कि वहां की सभी नदियां जनता के दुख का गाना गाते हुए बह रही है। वह बतलाती है कि सबकी जिंदगी की धारा एक है, सब एक ही प्रकार से प्यार और अभिव्यक्ति करते हैं और सभी पीड़ित होने पर एक ही तरह से क्रोध प्रकट करते हैं। जैसे आप अच्छाई में खुश होते हैं, उसी तरह से दुनिया के सारे लोग खुश होते हैं। जैसे तरह आप समस्या में होते हैं तो क्रोध प्रकट करते हैं, तो सब जगह पे क्रोध वैसे ही प्रकट किया जाता है। दुनिया भर की तमाम जनता का शत्रु एक ही है। कौन है दुनिया भर के तमाम जनता का शत्रु? शोषण करने वाला वह। तो कौन शत्रु है? जो आपका शोषण कर रहा है।
शोषण क्या है? शोषण ऐसा नहीं कि अब वो हथौड़ा लेके आएगा तुम्हारे कपार पर मार देगा तो ये शोषण है। दिमागी हालत से भी शोषण होता है, ठीक है। अब जब चुनाव हुआ तो आपने आशा में वोट दिया था कि इसको वोट देते हैं तो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, अब वो कभी दिखाई ही नहीं दे रहा, तो ये भी एक प्रकार का शोषण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी बात है कि यहाँ जो आज के नेता जो है ना, वो मूर्खों को नेता बनाया जा रहा है, और यही कारण है कि आवाज आपका नहीं उठ रहा है। यहाँ के कई सारे सांसद ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट में 5 साल में एक भी शब्द नहीं बोलते हैं कि हमारे जनता को क्या चाहिए, ठीक है। 5 साल के अभी कौन है तुम्हारा सांसद? प्रिंस राज। इससे पहले कौन थे? उनके पिताजी थे। नहीं, चिराग पासवान उसका पिता है, बताओ। उसका भाई न हुआ जी, उसका नाम था रामविलास, तो खुद था वे रामचंद्र पासवान, कुछ इस तरह से था। रामचंद्र पासवान भी और वो 15 साल सांसद रहे, 15 साल में संसद भवन में एक भी शब्द नहीं बोले कि हमको, हमारे जनता को ये दे दीजिए, चाहे हमारे जनता को वो दे दीजिए। कभी उसका भाषण ही नहीं सुने, कभी उन्होंने संसद में एक शब्द बोला ही नहीं। अब जब तक आप अपना आवाज नहीं उठाइएगा तब तक कैसे आपके जनता का कल्याण होने वाला है? जनता को चेहरा दिखाना तो दूर की बात है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का शोषण है। आप आशा पर पानी फेर रहे हैं, ये क्या है? शोषण है कि नहीं? सारे संसार को अपनी सेनाओं अर्थात वर्गीय हिल के रक्षक पूंजीपति लोगों से घेरे हुए हैं। आज देखिए पूंजीपति लोग ही संसार को चला रहा है। भारत में देखिए कितना विषमता है। एक तो इतना गरीब है कि उसको भोजन नहीं मिल रहा है, भूखमरी है, और एक ऐसे इतने अमीर है कि वो चाहे तो पूरे भारत को एक दिन में खरीद लेगा। बताइए, 80% पैसा मात्र 5% लोगों के पास है, और 20% पैसा में पूरा 95% लोग क्या हो रहा है? जी रहा है। तो ये पूंजीपति लोगों का काम है। एक कंपनी हमारे यहाँ ऐसा कि वो देश खरीद लेगा। टाटा कंपनी का इतना पैसा ना, एक दिन में पाकिस्तान खरीद लेगा, समझो कितना पैसा उसके पास। बुढ़वा कहता है कहाँ से कहाँ तक कंपनी को लाया है, सो तुम देख रहा है। तो उस बातों को समझिए। आगे बोला जा रहा है कि उसकी गहरी काली छाया सर्वत्र पसरी हुई है। गहरी काली छाया मतलब बुरा प्रभाव सभी जगह पर देखने को मिलता है। वह एक काले पहाड़ पर, एक काले काले दुर्ग पर रहता है। काले पहाड़, काले काले दुर्ग मतलब किला पर रहने का काम करता है। यहाँ कवि ने बार बार काला शब्द का प्रयोग किया है, जो काले धन, कौन धन? काले धन, काली मनसा। काला धन जानते हैं ना? हाँ सर। किसे कहते हैं काला धन? जो बिना टैक्स दिए रखा है। देखिए काला धन क्या होता है। आप अगर पैसा रखे हैं तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा पैसा जो जिसके लिए आप सरकार को टैक्स नहीं देते हैं वो काला धन है। मान लो कोई कंपनी है और वो कंपनी क्या करती है, 80 लाख पर मंथ जो है ना इनकम करती है। अब 80 लाख इनकम करती है, लेकिन सरकार को बताती है कि हमारा इनकम 50 लाख ही है, और वो 50 लाख पर जितना टैक्स लगेगा उतना ही टैक्स दे रही है। तो 30 लाख तो क्या कर लिया, बचा लिया, जिस पर टैक्स नहीं दिया। तो यही 30 लाख कहलाएगा काला धन। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं। हमारे पास काला धन कहाँ से होगा बताओ? तो ये चीजें आप क्या करें, याद रखें। सर हम लोग का भी पैसा का टैक्स देते हैं। तुम लोग का पैसा का टैक्स उतना तुम क्या ही जानेगा, बताओ। आगे देखो क्या होता है। तो काला धन समझ गया। काली मनसा, काली मनसा का मतलब सोच ही काला है, खराब सोच। काले आचरण, आचरण भी क्या है उसका, काला ही है। तो काला धन, काला मनसा और काला आचरण का प्रतीक है काला काला जो कहा गया है। अर्थात शोषकों, अनाचारियों का समग्र जीवन व्यापार काला है। पूरा जीवन भी काला है और व्यापार भी काला है। कलंक है मानवता के लिए। ये सारे लोग जो दूसरे को सताने का काम करते हैं वो मानवता के लिए क्या है, कलंक है। दूसरी ओर कवि मानव है ना, सामान्यवाद को उक्त जनता का मित्र मानता है। जो साम्यवादी लोग हैं उसको कहते हैं कि ये जनता के मित्र हैं। कौन? साम्यवादी लोग। अर्थात साम्यवादी सारे विश्व की सर्वहारा जनता के मित्र हैं। साम्यवादी जो है वो पूरी दुनिया के सर्वहारा जनता का क्या है, मित्र है। तथा कवि की दृष्टि में उन लोगों का
देश जैसे कि रूस, चीन आदि स्वर्ग तुल्य हैं। और उसके दृष्टि में जो ये साम्यवादी लोग हैं, उसके दृष्टि में ये सारे जो देश हैं वो स्वर्ग के तुल्य हैं, मतलब स्वर्ग के समान हैं। यह अंधकार को चीर कर उनके भीतर आशा का आलोक भरता है। आलोक मतलब प्रकाश, अंधकार को खत्म करके प्रकाश देने का काम करता है। कवि के अनुसार यह विराट प्रकाश है जो क्रांति की ज्वाला से प्रकट हुआ है। यह आशंका और अनिश्चय से त्रस्त जनों के भीतर आस्था और आलोक का संचार करने वाला एकमात्र सत्य है। कौन? तो जो ये साम्यवादी लोग हैं, वो जो निराश जनता उसमें आशा भरने का काम करेंगे। उसमें उज्ज्वलता भरी है। दुनिया के तमाम दुर्घटनाग्रस्त लोगों की पीड़ा को पैरों की मोच के रूप में प्रकाशित करते हुए कवि कहता है कि सब में दर्द एक ही तार है, सब में दर्द जो है एक ही तरह का होता है, अतः सब पीड़ा अनुभव ठीक जो है सब पीड़ा अनुभव जो है करते हैं। यह मोच जीवन संघर्ष में रहने वाले स्थलों के प्रतीक हैं। जीवन संघर्ष में रहने वाले, जो मोच का मतलब क्या होता है, जो हल्का आपके पैर में जो मोच आ जाता है, दर्द आ जाता है, वो दर्द नहीं है, वास्तविक में वो जीवन का संघर्ष का जो है ना चिन्ह है। लेकिन दर्द और मोच समान है तो हिम्मत भी समान है। संसार के देशों की भौगोलिक स्थितियां भिन्न हैं। सही बात है, सभी देशों का भौगोलिक स्थिति भिन्न मतलब अलग अलग है। हमारे यहाँ ठंडी गर्मी दोनों होता है, मैदानी क्षेत्र ज्यादा है, कहीं पर पूरा साल गर्मी ही होता है, कहीं पर पूरा साल ठंडी ही होता है। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे देश है जहाँ पर दिन बड़े होते हैं, रात छोटे होते हैं, कुछ ऐसे है जहाँ दक्षिण भारत में जो है आप जाएंगे तो पृथ्वी का जो देखिए बनावट है वो ऐसा बनावट है, और ये वाला जो एरिया है उष्णकटिबंधीय कहलाता है। यानी कि इस वाले एरिया पर सबसे ज्यादा सूर्य का धूप पड़ेगा, और ये वाला एरिया कर्व हो जाता है। कर्व होने के कारण इस पर और इस वाले भाग पर सूर्य का किरण तिरछा पड़ता है, और तिरछा जब किरण पड़ता है तो उतना गर्मी महसूस नहीं होता है। सुबह के समय में आपके यहाँ भी सूर्य का किरण तिरछा पड़ता है तो गर्मी कम रहता है। जब सीधा किरण आ जाता है कपार पे तो 12 बजे देखो कितना ज्यादा गर्मी हो जाता है। तो यही कारण है कि ये शीतोष्ण कटिबंध है। ये शीत कटिबंध होते हैं, इधर उधर ठंडी होगा, बीच में क्या होगा, गर्मी होगा। देखेंगे तो आप यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच से। हमारा देश का भी कुछ हिस्सा कर्क रेखा पर है। इसके बगल में देखेंगे दक्षिण अफ्रीका है, तो देखो इतना गर्म है कि वहाँ पर सारे के सारे लोग काले होते हैं। दुनिया का सबसे गरीब महादेश है। हाँ बताइए। गरीब नहीं है सर, गरीब नहीं है, बांग्लादेश है सर। बेवकूफ है। महादेश, दुनिया का सबसे गरीब महादेश जो है वो अफ्रीका है, और सबसे गरीब लोग वहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सब जगह का भौगोलिक स्थिति क्या होता है, अलग। आप चले जाइए रूस, वहां पर आपको 12 महीने लगभग आपको ठंडी ही देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे देश जहाँ पर हमेशा गर्मी। हमारे यहाँ ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश भारत में ही होता है, मासिनराम मेघालय में, प्रत्येक दिन बारिश। ठीक है ना, रोज बारिश होता रहता है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, तो कहाँ बात कर रहे थे, देखिए शोषण, बिल्कुल ठीक है। कवि को आगे लिखा गया है कि संसार के देशों की भौगोलिक स्थितियां भिन्न हैं, इतिहास भिन्न है। सभी देश का अपना अपना क्या है, इतिहास है। शांति बना लो। लेकिन कवि सर्वत्र हिंदुस्तान की सत्ता अनुभव करता है। कवि को ऐसा लगता है कि सारा देश जो है, सब जगह पे हिंदुस्तान जैसा ही सत्ता चल रही है। इस सामान्यकरण का कारण है, सबको जो एक बना दिया, इसका कारण है कि कवि को हिंदुस्तान के लोगों की गरीबी, अशिक्षा, शोषण तथा अनाचरण का व्यापक अनुभव है। वो भारत के लोगों के बारे में ज्यादा जानते हैं कि कहाँ पर ज्यादा गरीबी है, अशिक्षा कहाँ है, कहाँ पर ज्यादा शोषण हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा अनाचरण हो रहा है। शोषण ही हुआ तो बिहार का क्या हुआ, शोषण ही तो हुआ, जिस कारण से बिहार इतना क्या हो गया, पीछे हो गया। आप देखिए उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी है, कितना आगे चला गया, और हम लोग कहाँ का कहाँ रह गए। इसमें नेताओं का भी क्या है, हाथ है।
बिहार में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं, ठीक है ना, जैसे कि ब्राह्मण और राजपूत जिसे बड़े जाति आप कहते हैं, उसका संख्या बहुत कम है। इसके बाद के लोगों का जनसंख्या बहुत ही क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर आजादी से लेकर 1995 ईस्वी तक सारे के सारे जो मुख्यमंत्री हुए वो बड़े कास्ट के हुए, बड़े जाति के हुए। बीच में एक बार दुर्गा प्रसाद राज बना था जो यादव था, 5 साल के लिए। क्या ही कर पाएगा 5 साल में, बताओ। तो सारे के सारे बड़े जाति के लोग देखने को मिले। और जातिवाद भरा हुआ है भारत में, बिहार में खास करके। जातिवाद का मतलब है सब अपने जाति के लिए सोचता है। तो ये लोग जो है ना अपने जाति के लिए करते रह गए। अब उनका जाति का संख्या कम, तो कम लोगों का विकास हो गया, बाकी के ज्यादातर लोग तो क्या हो गए, अविकसित हो गए। ये जातिवाद के कारण बिहार पीछे रह गया। लालू यादव आया, 15 साल इसको इतना ना तंग किया बड़े जाति के लोगों ने कि शांति से इसको शासन नहीं चलाने दिया। और शासन नहीं चलाने दिया इस कारण से भी कि लालू यादव चाहता था कि भाई ये जो बड़े पद पर जो बड़े जाति के लोग बैठे उसका वैल्यू कम किया जाए, और उसने कम कर भी दिया। छोटे जातियों को आगे चलने का, बोलने का, सहारा देने का काम किया। और ये चीजें नीतीश कुमार जब से आया है तो कुछ विकास हुआ है, रोड बना है, हर घर नल का जल आया है, गैस सिलेंडर तो मोदी जी दिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो बिजली आ गया है तुम्हारे घर, हल्का विकास हुआ है। अब पाइपलाइन गैस की आवाज आ रही बिहार में सर, खंडासरा तक चला है पाइपलाइन वाला गैस। हाँ सर, हमको नहीं संभव लगता है। नहीं आ गया है तो बढ़िया बात है, तुम अपने गांव में भी पहुंचवा लो, ठीक है। सिलेंडर ढो के नहीं लाना पड़ेगा, ये जो महीने जो लाता है। तो ये चीजें हुई जिस कारण से बिहार पीछे रह गया। यहाँ पर शोषण हुआ, शिक्षा, अनाचार का ज्यादातर देखने को मिला। इस कसौटी पर उन तमाम लोगों में वह हिंदुस्तान अनुभव करता है। जिस तरह का स्थिति हिंदुस्तान में है, उस स्थिति के कारण आपके जो कवि हैं वो देखते हैं कि पूरा दुनिया ऐसा ही होगा। जो पीड़ित हैं या पीड़ा, ठीक है, जुझारूपन और संवेदना की समानता की कसौटी बनाया गया है। इस व्यापक संवेदना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना समझते हैं, नहीं समझते हैं? वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का एक श्लोक है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब होता है, वसुधा मतलब होता है धरती, वसुधा मतलब धरती। आप कुटुंब तो जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। भारत के लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब पूरा पृथ्वी हमारे कुटुंब है। समझ में आ रहा है? कुटुंब मतलब हमारे अपने लोग हैं, समझ में आ रहा है? तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं आपके कभी अगर आप पूरे संसार को अपना कुटुंब मानते हैं, अपना ही आदमी मानते हैं, तो जैसा स्थिति आपका है वैसा स्थिति पूरे संसार का होगा। इसीलिए कभी कहते हैं कि जैसा भारत में चल रहा है, हम मानते हैं कि दुनिया में भी ऐसा ही चल रहा होगा। और आगे बोला गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के कारण वह संसार के सभी है ना गोचार को कन्हैया के रूप में अनुभव करता है। गोचार जो गाय चराने का काम करता है, सबको वो कन्हैया मानते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि केवल भारत में ही गाय चराया जा रहा है, दूसरे देश में भी गाय चराने का काम लोग करते हैं। तो सभी को वो क्या मानते हैं? कन्हैया मानते हैं। तथा सबको भाई बहन मानता है। उसे जिंदगी की मस्ती का है ना अकुलाहट भरा सबसे बड़ा बंसी की धुन सर्वत्र सुनाई पड़ती है। तो ये चीजें हैं। अब लास्ट 2-4 लाइन है, उसको समझने का कोशिश करिएगा। इतना ही नहीं, संसार के सभी दानव, सभी दुरात्मा, शोषक, खूनी, चोर एक ही नजर आते हैं। सभी तरह के लोगों को कभी कहते हैं कि सब एक ही जैसे लगते हैं। अब तुमको 50 आदमी खड़ा कर दे, उसमें 5 गो चोर को घुसा दिया जाए, 5 गो ऐसे लोग जो दूसरे को देखना नहीं चाहता है, 5 गो को जेबी में बंदूक डाल के घुसा दिया जाए, तो चिन्ह पाएगा तुम कि कौन है? सबका चेहरा क्या है? एक जैसा है। सबको लगता है तुम्हें कि सब मनुष्य ही है, लेकिन अंदर से क्या है? कोई चोर है, कोई सिपाही है। ये चीजें होता है। तो वही कभी कहते हैं कि शोषक, खूनी, चोर आदि सब जो है एक ही जैसे नजर आते हैं। ये सब मनुष्य के शत्रु हैं। ये अलग अलग जो लोग हैं वो मनुष्य क्या है? शत्रु हैं। अतः इनकी एक ही जमात है। जमात मतलब जमात मतलब दमाद नहीं होता है,
जमात मतलब जाति, ये एक ही जाति के क्या है, लोग है। किस दृष्टि से, क्योंकि ये सभी के सभी सेम। ये सभी के सभी दुश्मन है मानवता के, ठीक है। देश चाहे जो भी हो, है ना, उससे अंतर नहीं पड़ता। शोषण की तलवार सारे विश्व में शोषकों द्वारा एक ही ढंग से चलाई जा रही है। चाहे चारों तरफ शोषकों के विरुद्ध सर्वहारा का युद्ध चल रहा है। जो साधारण लोग हैं वो युद्ध कर रहे हैं। जन सामान्य के भीतर की उष्मा और उनके ज्ञान की महिमा के मेल के कारण यह क्रोध भयानक हो उठा है। अगर संसार का घोष एक है तो संतोषपूर्ण जीवन भी एक ही है। इस कारण कवि मानता है कि शांति का है ना ऐसा भी एक ही एहसास भी एक है। चाहे वह जिस देश के माथे पर सजे, जिस प्रांत के माथे पर बंधे, विजय का स्वाद तो एक ही है। जीतने का स्वाद क्या होता है, सबको एक ही मिलता है। अब आप पढ़ेंगे चैप्टर का लाइन बाय लाइन। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, तो इसमें कोई कठिन शब्द ज्यादा नहीं है। एक ये है संताप। तो संताप तो आप लोग भी जानते होंगे। संताप का मतलब होता है दुख, पीड़ा, समस्या। और एक उद्दीपन। उद्दीपन मतलब जागृति। उद्दीपन मतलब जागृति। अब आप समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, सुनिए। किताब नहीं भी है ना तो सुनिएगा, तो उससे ज्यादा आपको फायदा करने वाला। आगे देखिए आगे। हाँ, टोपी क्या हुआ तुम्हारा, रोज के रोज कहना पड़ेगा, बताओ। देखो वो सब कितना मरने से डरता है। टोपी लगा है, बताइए। चलो अब लाइन पकड़ते हैं, समझना शुरू करते हैं। जन जन का चेहरा एक का क्या मतलब, दुनिया के सारे लोग एक हैं। अगर कहीं पर 50 लोग खड़ा कर दिए जाए, इसमें 2 चोर, 2 सिपाही, 2 लूटने वाले को रख दिया जाए, तो एक ही जैसा दिखेगा। ऐसा ही कवि कहने का काम करते हैं। अब लाइन पर ध्यान लगाइए। चाहे जिस देश का सुन लो, अब शांति बना लो। चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, पूर्व मतलब भी गांव या स्थान होता है। कभी कहते कि चाहे जिस देश का हो, जिस प्रांत का हो या जिस पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। सबका चेहरा क्या है, एक ही है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। सभी जगह पर जो सूर्य का धूप है वो एक ही जैसा पड़ता है। कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। कष्ट से, दुख से, समस्या से जो चेहरा पर झुर्रियां पड़ जाता है वो सबका एक ही जैसा होता है। जोश में यों ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। जब आपको सताया जाता है तो आप जो जोश में आके मुट्ठी बांध के और साहस भरते हैं, वो जो मुट्ठी का ताकत है सब में एक ही तरह का होता है। पृथ्वी के लोग चारों ओर के धरातल पर हैं। बिल्कुल सही है, पृथ्वी के जो लोग हैं चारों ओर धरातल पर फैले हुए हैं। जनता का दल एक, पक्ष एक। जितने भी जनता है सबका एक ही दल है और पक्ष भी एक ही है। सब न्याय और शांति चाहता है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। ये जलता हुआ लाल किसे कहा गया, जो लूटने का काम करते हैं उसे कहा गया है। उद्दीपित उनका विकलता सा इशारा एक। जो जल रहे हैं, जो समस्या में है, सबका इशारा क्या है, एक ही है। गंगा में, इरावती में, ठीक है, मीनाम में, मीनाम जो मिस्र की नदियां हैं, अपार अकुलाती हुई नदी जो है, आपने सुना होगा नील नदी। तो नील नदी, अमेजन। इसके बाद बोला जा रहा है कि मिसौरी से वेदना से गाती हुई, बहती हुई जिंदगी की धारा एक। इसका कवि का कहने का मतलब है कि जितने देश के अलग अलग नदियां हैं, सब में जो धारा बह रही है वो बता रही है कि सबके जीवन का धारा क्या है, एक ही है। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार। सभी लोग जैसे क्रोध, गुस्सा में एक्ट करते हैं, वैसे दुनिया के सभी लोग करते हैं। अपने सेनाओं से पूरी दुनिया को गिरफ्तार करने का कोशिश करते हैं, जो शोषक वर्ग हैं, जनताओं को। गहरी काली छायाएं है ना पसार कर
खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। अब काला का बात बताए थे कि क्या होता, गलत नीति, गलत नियम और जो काला धन है उसका भी बातें हुई है। जन शोषक शत्रु एक, जनता को शोषित करने वाले जो दुश्मन है वो सब एक ही है। आगे बोला जा रहा है कि आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। जो जनता में आशा है कि एक न एक दिन हम अंधकार को खत्म करेंगे और उसके अंदर जो ये आशा वाला मित्रता है वो सभी में एक जैसा देखने को मिलता है। कभी कहते हैं कि जन जन का मित्र एक। जन जन का मित्र एक मतलब सभी का मित्र जो होते हैं वो एक जैसे हैं। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। आगे बोलते हैं कि धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। धड़कते वक्ष मतलब सभी के हृदय में जो सत्य का उजाला है वो एक ही तरह का होता है। सभी लोग सोचते हैं कि सत्य का फल क्या होता है। जिस तरह का सत्य का फल तुम समझते हो उस तरह सभी लोग समझते हैं। लाख लाख पैरों की सोच में, पैरों की मोच में है वेदना का तार एक। दुख का जो समस्या का जो स्थिति है सब में एक ही तरह का है। ये है हिम्मत का सितारा एक। ये मतलब जो लोग साहस करते हैं, हिम्मत करते हैं, सब में एक ही जैसा साहस हिम्मत देखने को मिलता है। चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक। किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत, किसी भी पूर्व यानी कि गांव का हो, सबका चेहरा एक है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं। भौगोलिक ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद सभी जो देश है सबका भौगोलिक स्थिति अलग है, ऐतिहासिक स्थिति अलग है। हमारा इतिहास कुछ और रहा है, पाकिस्तान का इतिहास कुछ और रहा है, और संबंध भी सबके क्या है, एक है। इसके बावजूद भी सभी और हिंदुस्तान, कभी कहते हैं कि इसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि पूरा दुनिया में हिंदुस्तान जैसा ही स्थिति है। सभी और हिंदुस्तान, सभी और बहने हैं, सभी और भाई, सभी और कन्हैया ने गायें चराई हैं, ऐसा कभी मानते हैं। जिंदगी की मस्ती अकुलाती भोर एक। मस्ती अकुलाती भोर एक का मतलब है जो मस्ती कर रहे हैं या कोई व्याकुल है, सबका स्थिति एक ही है। बंसी की धुन सभी और एक है ना। दानव दुरात्मा एक। दानव जो लोग होते सब एक ही जैसे होते हैं। आगे बोला जा रहा है कि मानव की आत्मा एक। मानव का आत्मा क्या है, एक ही है। मानव के आत्मा, हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा निकल के फिर किसी नए शरीर में प्रवेश करता है, फिर से उसका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, उसका एक्टिविटी तो उसी के तरह हुआ था। नहीं, भगवान क्या करते हैं, आत्मा ले जाते हैं, फिर वहां पर उसमें से सारा चीज फॉर्मेट मार देते हैं। आप फॉर्मेट मारने के बाद फिर नए में डालते हैं। समझ में आ रहा है। हरियाणा में एक लड़का है जिसको अपने पिछले जन्म का सब चीज याद है। वो मर गया था, मरा था नदी में, अभी हाल न्यूज में हम देख रहे थे, पूरा एकदम सही चीज बता रहा था। मर गया था तो उसके पत्नी, बच्चे थे, बेटियां वगैरह थी। मर गया तो बगल के गांव में जन्म लिया। छोटा सा ही था तो उसी दिन से वो कहने लगता था कि मेरा गांव उधर है, मेरा गांव उधर है, वहां हमको जाना है। तो उसको ले जाकर उस गांव में छोड़ दिया। बोला कहाँ है तुम्हारा घर, जाओ। तो वो अपने घर में चला गया, कहता है कि मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ऐसे सब पूरा बता रहा है। ठीक है, और उस परिवार से अपना संबंध भी अच्छा रखा है। उसके लड़की उड़की का शादी होता है तो ये भी जाता है, खर्च उर्च ये भी करता है। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि भगवान उसको फॉर्मेट मारना क्या हो गया होगा, भूल गया होगा, उसका सब कुछ डिलीट नहीं किया होगा, बिना डिलीट करे भेज दिया होगा। तो हो सकता है ऐसा। जनरली पूर्व जन्म का कहानी नहीं याद रहता है, लेकिन उसको याद है। मानव की आत्मा एक है। आगे बोला जा रहा है कि शोषक खूनी और चोर एक। शोषण का खरग अति घोर एक। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा में उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक। जो समस्या के कारण जो क्रोध उठता है सब में एक ही होता है। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का, निर्माण का, विजय का सहरा एक। चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक।
ये कवि जो है बताने का काम किए हैं कि दुनिया संसार के सारे चीज स्थिति क्या है, एक ही प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन एक बार शॉर्टकट में देख लीजिए। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का तात्पर्य है कि जो जनता लोग है सभी जगह एक ही जैसे जिंदगी जी रहे हैं, जो शासक है एक जैसा जिंदगी जी रहा है, चोरों का जिंदगी एक जैसा है, लूटने वालों का जिंदगी क्या है? एक ही है। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है कि हमें क्या हो? स्वतंत्रता मिले, इसका ताकत का प्रहार देखे सब। ठीक है। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा? सितारे का इशारा किस ओर है? तो सितारा मतलब वह लोग जो शोषण कर रहा है, और वो भयानक इसीलिए है क्योंकि वो समाज के लिए बुरे लोग हैं, इसीलिए उसे भयानक कहा गया है। नदियों की वेदना का क्या कारण है? तो नदियों में जो वेदना भरी हुई है, समस्या भरी हुई है, इसका कारण है कि लोग, जो कवि ने दिखाया है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें जनता का कष्ट, समस्या एक ही धारा में क्या हो रही है? बह रही है। अर्थ स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आप जानते ही हैं कि कैसे आप अर्थ स्पष्ट करेंगे। पहला ये क्वेश्चन है 5 नंबर की, अर्थ स्पष्ट करें। कुछ लाइन दे देगा, उसका बोलेगा अर्थ स्पष्ट करें या व्याख्या करें या अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो आप ऐसे व्याख्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि ये पंक्ति फलना पाठ से लिया गया है और इसके लेखक चिल्ला है। ठीक है। ये 2 लाइन लिखने के बाद उस 2-3 लाइन का जो भी अर्थ आपके दिमाग में आ रहा हो लिख देंगे। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये चीजें आप लोग करिए और अगले क्लास में हम इसके अगला कल, अगर आप आते हैं तो पूरा किताब लेके आइएगा। पूरा हम लोग कल क्या करेंगे देखेंगे, इसमें अधिनायक कुछ है नहीं। ठीक है।